आज हम ज़ोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल की दुनिया में उतरने वाले हैं। हाँ। हमने उनका एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू पढ़ा है और आज उसी के आधार पर बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित कंपनियों में से एक के पीछे का दिमाग आखिर सोचता कैसे है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है। नहीं, आज हम सिर्फ उनके बिजनेस सक्सेस की बात नहीं करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से व्यक्तिगत अनुभव, कौन से डर और कौन सी जिद हैं जिन्होंने दीपिंदर गोयल को वो बनाया जो वो आज हैं। और उनकी लीडरशिप के जो बिल्कुल अनोखे तरीके हैं उन पर भी बात करेंगे। हाँ, और उन विवादों को भी कुरेदेंगे जो हमेशा उनके साथ चलते हैं। ये सफर काफी उतार चढ़ाव वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। दीपिंदर गोयल आज भले ही एक अरबपति सीईओ हों, लेकिन वो खुद को उस नजर से नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पहचान की जड़ें काफी तकलीफ दे रही हैं। हाँ, ये बात बहुत चौंकाने वाली है। वो बताते हैं कि बचपन में उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। अच्छा। 3 वजहों से। वो छोटे थे, उनका रंग सांवला था और उन्हें हकलाने की आदत थी। वो कहते हैं कि उस दौर में ये बातें बहुत मायने रखती थी। यहाँ तक कि उनके दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों से कहते थे कि इससे दूर रहा करो। सोचिए, एक बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता होगा। और इंटरव्यू में वो एक और गहरी बात कहते हैं कि उन्हें धमकाए जाने से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती थी कि उन्हें अनसुना कर दिया जाता था। एग्जैक्टली। मतलब जब वो कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो लोग उनकी बात पूरी होने से पहले ही कहीं और देखने लगते थे, जैसे उनकी बात का कोई वजूद ही नहीं है। ये अदृश्य महसूस करने का जो एहसास है, वो शायद शारीरिक चोट से भी ज्यादा गहरा होता है। और यही दर्द, यही नजरअंदाज किया जाना उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा। उन्हें लगने लगा कि अगर वो कुछ बड़ा बना पाएं, एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर पाएं, तो शायद लोग उनकी बात सुनेंगे। उनके दोस्त, उनका परिवार, समाज, सब। हाँ, ये पूरी ड्राइव ही सुने जाने की इच्छा से पैदा हुई। बिल्कुल। आज वो कहते हैं, अब अगर मैं हकलाता भी हूं तो लोग सुनेंगे। इस एक लाइन में उनके पूरे जीवन का संघर्ष और जीत दोनों छिपे हैं। बिल्कुल। इसी बात से जुड़ा एक और पहलू है जो मुझे बहुत हैरान कर गया। इतना बड़ा सीईओ जो हजारों लोगों की कंपनी चलाता है, वो असल में लोगों के सामने बोलने से इतना डरता है। उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 सालों में उन्होंने कोई टाउन हॉल मीटिंग नहीं की है। कोई भी नहीं, मतलब पूरी कंपनी के सामने आके कोई भाषण नहीं दिया। और अपनी सारी बड़ी घोषणाएं और बातचीत वो टेक्स्ट पे करते हैं, स्लैक के जरिए। हाँ, और इसकी वजह वही बचपन का डर है, उनकी हकलाहट। वो बताते हैं कि बड़े मंच पर बोलने के ख्याल से ही मतलब उनकी तबीयत खराब हो जाती ही। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला। ये हार मान लेना नहीं है, ये तो रणनीति बदलना है। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि हकलाने की वजह से उन्हें शब्दों की कीमत समझ आई। वो कम शब्दों में अपनी बात कहना सीख गए। और इसी वजह से वो एक बहुत अच्छे लेखक बन पाए। हाँ, उन्हें लगता है कि वो लिखकर अपनी बात ज्यादा साफ और असरदार तरीके से रख पाते हैं, जितना बोलकर कभी नहीं रख पाते। तो जो चीज उन्हें रोक रही थी, उसी ने उन्हें संवाद का एक नया, ज्यादा शक्तिशाली जरिया दे दिया। और अब तो उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश भी छोड़ दी है। वो कहते हैं कि इसे ठीक करने की कोशिश का मतलब है कि आप मान रहे हैं कि आप में कोई कमी है। सही बात है। अब उन्होंने इसे अपनी पहचान का हिस्सा मान लिया है। ये स्वीकार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। सही कहा। यह दिखाता है कि उन्होंने अपने अंदर के डर पर काबू पा लिया है, उसे मिटाकर नहीं बल्कि उसे अपनाकर। और शायद यही सोच उनकी कंपनी चलाने के तरीके में भी दिखती है। हाँ, जो कि बिल्कुल पारंपरिक नहीं है। अब आते हैं ज़ोमैटो के अंदर की दुनिया पर। काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ज़ोमैटो में कोई तिमाही या सालाना लक्ष्य, मतलब कोई टारगेट्स नहीं होते। अब ये किसी भी बिजनेस स्कूल में सिखाई जाने वाली बात के एकदम उल्टा है। इसके पीछे उनका तर्क बहुत दिलचस्प है। उनका मानना है कि जब आप किसी को एक लक्ष्य देते हैं, मान लीजिए 100 का, ठीक है, तो वो इंसान अपना पूरा जोर लगाकर 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या पता उसकी असली क्षमता 150 या 200 की हो। अच्छा। लक्ष्य देकर आप अनजाने में ही उनकी क्षमता पर एक ऊपरी सीमा लगा देते हैं। वो कहते हैं, मुझे तुम्हारा टारगेट पूरा किया हुआ काम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सबसे बेहतरीन काम चाहिए। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ी उनके मालिक वाली मानसिकता या ओनरशिप मेंटालिटी की बात है। वो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। हाँ। मान लीजिए शुक्रवार शाम 6 बजे कंपनी के सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ जाती है, जिसे ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे। एक कर्मचारी क्या सोचेगा? अब तो वीकेंड शुरू हो गया, सोमवार को देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कंपनी का मालिक है तो वो ये नहीं सोचेगा, वो उसी वक्त बैठकर उसे ठीक करेगा, चाहे रात के 8 बजे या 10। और वो अपनी लीडरशिप टीम से इसी स्तर का समर्पण चाहते हैं।
उनके लिए जोमैटो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उनकी जिंदगी है। और वो उम्मीद करते हैं कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी इसे ऐसे ही देखें। लेकिन इस जुनून और समर्पण की एक कीमत होती है। ये माहौल हर किसी के लिए नहीं है। इसी वजह से शायद उनके सह संस्थापक पंकज चड्ढा भी अलग हो गए थे। हाँ, इंटरव्यू में वो इस पर खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों के काम करने का अंदाज बहुत अलग था। दीपेंद्र बहुत ज्यादा आक्रामक, तेज और जोखिम लेने वाले थे, और पंकज ज्यादा शांत, तर्कसंगत और कह सकते हैं कि सोच समझ कर चलने वाले थे। एक वक्त के बाद ये साथ चलना मुश्किल हो गया। ये दिखाता है कि दीपेंद्र के साथ काम करने के लिए सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है। आपके अंदर उनके जैसी ही आग होनी चाहिए। तो एक तरफ तो वो अपनी टीम से मालिक जैसा समर्पण चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी इसे हासिल करने के उनके तरीके कह सकते हैं कि काफी विवादित हो जाते हैं। और यहीं पर उनकी रॉक बॉटम तकनीक की बात आती है। हाँ, और ये उनकी लीडरशिप का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और विवादास्पद पहलू है। वो इंटरव्यू में ये बात खुद मानते हैं क्या? कि जिन लोगों में उन्हें बहुत ज्यादा क्षमता दिखती है, वो उन्हें जानबूझकर तोड़ते हैं। वो उन्हें मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल जाता है। इसे ही वो रॉक बॉटम यानी पैंधे से लगना कहते हैं। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत टॉक्सिक लग रहा है। मतलब आप जानबूझकर किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं, उसे इतना बुरा महसूस करा रहे हैं कि वो टूटने की कगार पर आ जाए। ये मैनेजमेंट है या मैनिपुलेशन? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही सवाल उनसे भी पूछा गया। दीपेंद्र का तर्क यह है कि जब तक इंसान अपने सबसे निचले स्तर पर नहीं पहुंचता, जब तक उसका अहंकार पूरी तरह से टूट नहीं जाता, तब तक वो सीखने और बदलने के लिए तैयार नहीं होता। उनका मानना है कि रॉक बॉटम पर पहुंचकर ही इंसान आत्मविश्लेषण करता है और अपनी असल कमियों को पहचानकर उन्हें दूर कर पाता है। इसका कोई उदाहरण है क्या? सबसे बड़ा उदाहरण ब्लिंकिट के अधिग्रहण की ठीक बात का है। ब्लिंकिट के संस्थापक एल्बिंदर ढींडसा, जो उनके बचपन के दोस्त भी हैं, हाँ? अधिग्रहण के बाद जोमैटो का हिस्सा बने। दीपेंद्र ने उन्हें सीधा कहा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम इसे नहीं चला सकते, तुम्हें कंपनी छोड़ देनी चाहिए। क्या? अपने दोस्त को, जिस इंसान की कंपनी आपने अभी-अभी खरीदी है? हाँ, मकसद वही था, एल्बिंदर को रॉक बॉटम तक पहुंचाना, ताकि वो अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए सिरे से सोच सकें। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। वो खुद मानते हैं। वो कहते हैं कि 5 में से 1 व्यक्ति इस प्रक्रिया में टूट जाता है और फिर कभी उभर नहीं पाता, जिसका अपराध बोध उन्हें हमेशा रहता है। तो फिर वो ये करते क्यों हैं? क्योंकि उनका दावा है कि बाकी 4 लोग इस अनुभव से गुजरकर असाधारण लीडर बनकर निकलते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन बनता है ना? जिस इंसान को बचपन में समाज ने, लोगों ने तोड़ा और अनसुना किया, वो आज लीडर्स बनाने के लिए भी तोड़ने का ही एक तरीका अपना रहा है। शायद उनके अवचेतन में ये बात बैठ गई है कि असली ग्रोथ और मजबूती दर्द और टूटने के बाद ही आती है। हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और ग्रे एरिया है। चलिए अब एक और विवादित मुद्दे पर आते हैं, जिससे जोमैटो और ब्लिंकिट का नाम हमेशा जुड़ता है। राइडर्स का शोषण और 10 मिनट की डिलीवरी का दबाव। एक सांसद ने तो इसे बंद करने तक की मांग कर दी थी। तो इस पे क्या कहना है उनका? इस पर दीपेंद्र का जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट है। 10 मिनट डिलीवरी के बारे में उनका कहना है कि ये तेज बाइक चलाने से नहीं होती। तो फिर कैसे होती है? इसके पीछे का राज है डार्क स्टोर्स का बहुत घना नेटवर्क। दिल्ली एनसीआर में ही उनके 400 से ज्यादा स्टोर हैं। 400 से ज्यादा? हाँ, मतलब लगभग हर 1-2 किलोमीटर पर एक स्टोर है। ऑर्डर आते ही सबसे नजदीकी स्टोर से सामान निकलता है, जिसे पहुंचाने में औसतन 7-8 मिनट ही लगते हैं। और वो दावा करते हैं कि राइडर को कभी कोई टाइम लिमिट नहीं दी जाती। बिल्कुल, जो टाइमर ग्राहक को ऐप पर दिखता है वो राइडर को नहीं दिखता। ठीक है, ये तो हुई 10 मिनट डिलीवरी की बात। लेकिन उन आरोपों का क्या जो गिग वर्कर्स के शोषण, कम कमाई और खराब काम की परिस्थितियों को लेकर लगते हैं? इस पर उनका नजरिया काफी अलग और थोड़ा विवादास्पद है। क्या तर्क है उनका? उनका तर्क है कि जोमैटो ने भारत में गरीबी पैदा नहीं की है। वो बस भारत के अमीर और मध्यम वर्ग को पहली बार मजदूर वर्ग की असलियत से आमने सामने ला रहा है। मतलब? वो कहते हैं कि जिन राइडर्स को देखकर लोगों को लगता है कि बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, वो सच्चाई जोमैटो की वजह से नहीं है। वो हमारे देश की सच्चाई है, जिसे अब तक ये वर्ग अनदेखा करता आया था। लेकिन क्या ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना नहीं हुआ? आप इस सिस्टम से करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उस सच्चाई को बेहतर बनाएं? ये सवाल बहुत जरूरी है, और इसके जवाब में दीपेंद्र का दावा है कि वो इस सच्चाई को बेहतर बना रहे हैं। कैसे? उनका कहना है कि जोमैटो से जुड़ने से पहले शायद यही लोग कहीं और इससे भी कम पैसों में और बिना किसी अनजान सम्मान के काम कर रहे थे।
वो दावा करते हैं कि ज़ोमैटो उन्हें एक बेहतर और ज्यादा सम्मानजनक काम करने का मौका दे रहा है, जिससे वो महीने का इतना कमा पा रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें। हाँ, अब जमीनी हकीकत क्या है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कंपनी का पक्ष यही है। अब बात करते हैं एक और बड़ी डील की, ब्लिंकिट का अधिग्रहण। जब ज़ोमैटो ने अपने दोस्त अलबिंदर की कंपनी ग्रोफर्स को खरीदा, जो बाद में ब्लिंकिट बनी, हाँ, तो बाजार में बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक खराब सौदा है और दीपिंदर बस अपने दोस्त को बचा रहे हैं। हाँ, ये दोस्त को बचाने वाली बात बहुत उड़ी थी, लेकिन इंटरव्यू में दीपिंदर इससे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि दोस्त की कंपनी होना कोई कमी नहीं बल्कि एक खासियत थी, एक प्लस पॉइंट था। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। उनका मानना था कि क्विक कॉमर्स ज़ोमैटो के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दाव है, और इतने बड़े दाव के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना था जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा यकीन कर सके। हाँ, और वो भरोसा किसी अनजान संस्थापक के साथ बनाना नामुमकिन था। लेकिन क्या इसमें भावनाएं व्यापार पर हावी नहीं हुई? दोस्ती और बिजनेस का ये मेल खतरनाक हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन दीपिंदर ने इसे होने नहीं दिया, और इसका सबसे बड़ा सबूत वही रॉक बॉटम वाली घटना है। सही बात है। अगर ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला होता तो वो अधिग्रहण के बाद अपने दोस्त को कंपनी से निकल जाने के लिए कभी नहीं कहते। उन्होंने साफ तौर पर व्यापार को दोस्ती से ऊपर रखा। तो कुल मिलाकर दीपिंदर गोयल एक बहुत ही जटिल व्यक्तित्व है। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में अनसुना किए जाने के दर्द ने दुनिया को अपनी आवाज सुनाने के लिए मजबूर कर दिया। वो एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जो किसी किताबी नियम से नहीं चलती है, और जिसकी वजह से उनकी तारीफ भी होती है और आलोचना भी। ये एक विरोधाभास की तरह है ना? बिल्कुल, एक अंतर्मुखी और हकलाने वाला व्यक्ति जो लोगों के सामने बोलने से डरता है, उसने भरोसे और खुलेपन पर आधारित एक संस्कृति बनाई है। लेकिन साथ ही उनका जुनून और हर चीज में 100% समर्पण की उम्मीद एक ऐसा माहौल भी बनाती है जो बहुत ज्यादा दबाव वाला है, और शायद हर किसी के बस का नहीं। इंटरव्यू में दीपिंदर ने कई बार ये कहा कि वो वही काम करते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद आता है और जिसमें उन्हें समझ आती है, जैसे ब्लिंकिट का अधिग्रहण इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें खुद वो सर्विस एक ग्राहक के तौर पर बहुत पसंद थी। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। वो बात ये है कि एक संगठन को बनाने के लिए क्या उसके लीडर का पूरी तरह से अपने अंतर्ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव पर भरोसा करना एक ताकत है, या फिर जब आपकी कंपनी लाखों ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावित कर रही हो तो यही चीज एक ऐसा अंधा स्थान, एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट बन सकती है जो पूरे संगठन के लिए खतरनाक साबित हो।